आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज हम आपके सामने हिजाब को लेकर अपनी खास पेशकश सामने रखें और ईरान के साथ साथ भारत के संबंधों पर भी बातचीत करें, किस तरह से ईरान में एक बहुत बड़े बदलाव की सुगबुगाहट है। यह बदलाव सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि तमाम इस्लामिक देशों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आएगा और इसको आप हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर देखेंगे। इसलिए चर्चा आपके लिए बड़ी आवश्यक है। कट्टर इस्लामिक देश ईरान के कई हिस्सों में हिजाब को लेकर जबरदस्त फसाद चल रहा है। प्रदर्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि ईरान की राजधानी तेहरान एक तरह से अखाड़ा बन चुका है, युद्ध क्षेत्र बन चुका है। दूसरा बड़ा शहर जहां विरोध बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है वो मसाद है। यहां पर भी बहुत हंगामा चल रहा है। बड़े पैमाने पर लोग सामने बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर हैं। सैकड़ों हजारों महिलाएं हैं जो कि सामने आ चुकी हैं और महसा अमीन की मृत्यु के खिलाफ जमकर ईरान की सरकार, ईरान में काम कर रहे तमाम जो मुस्लिम उलेमा हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में हालात लगातार पुलिस के काबू से बाहर चले जा रहे हैं। जगह जगह पर आपको टायर जलते हुए दिखाई देंगे, पथराव हो रहा है, लोग सड़क पर निकलकर मारपीट कर रहे हैं। इसकी वजह से नियंत्रण करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले फायर करने पड़ रहे हैं। कई जगहों पर फायरिंग भी करनी पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पुलिस के चीफ को उनके पद से हटा दिया गया है क्योंकि इस हिंसा पर पुलिस फोर्स नियंत्रण करने में कामयाब नहीं है। यह पूरी हिंसा हिजाब के नाम पर हुई है और हिजाब में मॉरल पुलिसिंग कितने बड़े पैमाने पर ईरान में है, इसके विरोध में महिलाओं ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा है जो कि ईरान के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने का मादा रखता है। एंटी हिजाब क्रांति से पूरे ईरान में ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ आग लग चुकी है। अभी तक पुलिस की फायरिंग में 5 लोगों की जान जा चुकी है, 80 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और महिलाएं बड़े पैमाने पर बाहर निकलकर अपने गुस्से का इजहार कर रही हैं। उबाल इतना जबरदस्त है, इस आंदोलन के तहत महिलाएं कैमरे पर आकर अपने बाल काट रही हैं, कैंचियों से कतर रही हैं। जब उनकी आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो आपको लग जाता है कि आखिरकार ईरान की महिलाएं आज बड़े पैमाने पर हिजाब को आग लगाने पर आमदा हैं। ये तमाम महिलाएं हिजाब उतार कर हिजाब के लिए जो कानून बनाया गया है उस कानून का उल्लंघन कर रही हैं, खुलेआम सरेआम। और वहां पर कहा जाता है, ईरान में ये कानून है कि महिलाओं के बाल आप नहीं देख सकते, उनको अपने बाल को ढकना पड़ता है। यहां तक कि अगर विदेश से कोई यात्री या सैलानी ईरान पहुंचता है तो महिलाओं से यह आग्रह एयरपोर्ट पर ही किया जाता है कि आप या तो हिजाब डाल लीजिए या आप बुर्का डाल लीजिए, और अगर आप नहीं ऐसा करते तो वहां पर आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जाता है। उसी हिजाब को लेकर आज पूरा ईरान जल रहा है। और यह शुरू कैसे हुआ? ईरान में 22 साल की लड़की महसा अमीन ने इसका विरोध किया। मॉरल पुलिसिंग के आधार पर उनको जबरदस्त तरीके से यातनाएं दी गई, फिर उनकी मृत्यु हुई ऐसी विवादास्पद स्थिति में जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे। इस मृत्यु के बाद अचानक से पूरे ईरान में महिलाओं ने सीधे विरोध के स्वर को मुखर कर दिया। महसा अमीन कौन है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, जनाब आपको हम दिखाते हैं। दरअसल महसा अमीन अपने परिवार के साथ तेहरान में घूमने के लिए आई थी। हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की पुलिस ने महसा को 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था। मैंने अभी आपको बताया, अगर आप विदेशी सैलानी भी हैं तब भी अगर आप महिला हैं तो आपके सर पर हिजाब होना चाहिए। अगर आपका बाल का एक भी बाल बाहर दिखाई दे दिया, आपके सर का बाल, तो फिर पुलिस कार्रवाई करती है। इसी कानून के तहत पुलिस ने कार्रवाई की और अमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें वैन में डाला गया और वहां बहुत पिटाई की गई, उनकी बहुत टॉर्चर किया गया। पुलिस की पिटाई के बाद महसा कोमा में चली गई। उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई और गिरफ्तारी के तीसरे दिन इस बेचारी की मृत्यु हो गई। महसा अमीन की मृत्यु ने पूरे ईरान को ऐसा लगा जैसे कि पेट्रोल से छिड़क कर आग लगाने वाली बात हो गई। महसा अमीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार वाले और पुलिस के बीच में विवाद हुआ। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अडिग रहे। परिवार का कहना था कि महसा की मौत पुलिस की प्रताड़ना और यातना की वजह से हुई है। पुलिस का आरोप था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, महसा अमीन की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। अब यह सोचने वाली बात है कि एक कुशल, अच्छी, सेहतमंद महिला पुलिस के टॉर्चर के बाद क्या हार्ट अटैक से मर सकती है? किसी अंधे को भी समझ में आएगा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ईरान की महिलाओं ने महसा की इस हत्या के खिलाफ जबरदस्त विरोध
शुरू कर दिया। महिलाओं ने प्रदर्शन में अपील सामने दी। 7 साल की उम्र से ही अगर उनके बाल को नहीं ढकने की बात कही जाए तो हमें स्कूल जाने की आवश्यकता क्यों है? नौकरी करने की इजाजत नहीं मिलेगी। हम पर समलैंगिक रंगभेद का व्यवस्था में रहने की वजह से ये सब लोग कह रहे हैं कि हम तंग आ चुके हैं। ये महिलाओं के खिलाफ क्रूर हिंसा और एक इस्लामिक देश का असली चेहरा है। कृपा करके हमारी आवाज बने। ये अपील उन महिलाओं की है जो ईरान में आज बदलाव की बयार को लेकर आगे चल चुके हैं। आपको बता दें कि ईरान में हिजाब को लेकर विवाद की पूरी कहानी शुरुआत कैसे होती है। दरअसल ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां पर हिजाब पहनना अपने आप में आवश्यक माना जाता है। ईरान में हिजाब अनिवार्य होते ही प्रदर्शन शुरू हो चुका था, लेकिन इसका बड़ा आंदोलन 2014 में सबसे पहले हुआ था। उस वक्त ईरान की एक पत्रकार महिसा अदिलनेजाद ने लंदन की गलियों में टहलते हुए अपने फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट किया था। उनके फोटो के समर्थन में सैकड़ों ईरानी महिलाओं के कमेंट सामने आए। इससे प्रभावित होकर एक और फोटो उन्होंने अपने फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यह फोटो तब का था जब मसीह ईरान में थी। इसमें भी, इस फोटो में यानी कि जिस ईरान वाले फोटो को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया उसमें भी उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ था। ईरान की महिलाओं ने भी बिना हिजाब के अपनी फोटो पोस्ट करनी शुरू कर दी फेसबुक पर और तमाम अन्य सोशल साइट्स पर। और इसी तरीके से एक आंदोलन का जन्म हुआ जो कि हिजाब के खिलाफ 2014 से बदस्तूर जारी है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं ने बड़े पैमाने पर यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि उन्हें बांधने की आवश्यकता नहीं है। ईरान में कैसे एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, महिलाएं सड़क पर हैं। पूरे ईरान में बीते 3 दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों का खुद का विस्फोट है सड़कों पर। पुलिस काबू नहीं कर पा रही, नियंत्रण नहीं कर रही। बड़े बड़े शहरों में स्थिति बहुत खराब होती दिखाई दे रही। तेहरान की सड़कों पर इतनी अफरा तफरी एक लंबे अरसे के बाद देखी जा रही है। जगहों पर टायर जल रहे हैं, महिलाएं वीडियो बना रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं और अपने हिजाब को उतार कर अपने बाल को कैंचियों से कतरती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान में यह संभव नहीं था। 1980 के बाद से ऐसा करना लगभग असंभव सी स्थिति थी, क्योंकि जब से इस फंडामेंटलिस्ट गवर्नमेंट की वहां पर एक नींव रखी गई जो कि आयतुल्लाह खुमैनी के बाद से रखी गई है, उसके बाद से ईरान में हर तरह के इस्लामिक कानून को पालन किया जाता है। यहां तक कि शरिया कानून भी एक अलग अंदाज में वहां पर तामील है और इसको लेकर बहुत बड़े पैमाने पर विरोध होता रहा है। लेकिन इतना मुखर विरोध महिलाओं के द्वारा अब देखा जा रहा है। ईरान में शिया बहुल है वो ईरान, वहां सुन्नी कम है और जो कि एक दरअसल इस्लाम का दूसरा हिस्सा है और इसमें ईरान में जगह जगह पर जो कैंपेन चल रहा है उसमें महिलाएं बड़े पैमाने पर शामिल हैं। सामूहिक रूप से महिलाएं हिजाब को उतारकर फेंकना चाहती हैं और अपने इस विरोध को दर्ज करवा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सजा है वो बहुत ही कड़ी सजा है। इस सजा के खिलाफ ईरान की महिलाएं सड़कों पर हैं और ईरान अकेले ऐसा नहीं है देश जहां इस तरह की सजा है महिलाओं के प्रति। कई ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां पर महिलाओं के अधिकारों का हनन खुलेआम होता है और कहा जाता है कि यह शरिया के आधार पर किया जा रहा है। ईरान में हिजाब का कानून तोड़ने पर जो सजा है वो जरा देखिए। हिजाब उतारने वाली महिला को 74 कोड़े मारे जाते हैं ईरान में। इसके साथ ही 16 साल तक की जेल का प्रावधान भी है। इतनी सख्ती के बाद भी ईरान की 72% आबादी हिजाब के अनिवार्य किए जाने के खिलाफ है और यह विरोध बड़ा मुखर है। आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि हिजाब आखिरकार क्या है, कैसे हिजाब की इजाद हुई और उसका सफर क्या है। हिजाब दरअसल एक स्कार्फ है। ये चौकार आंकड़े का होता है, एक तरह से स्क्वायर कपड़ा है। मुस्लिम महिलाएं स्कार्फ का इस्तेमाल यानी हिजाब का इस्तेमाल अपने बाल, अपने सर और अपने गर्दन को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसा माना जाता रहा है, जो कि कुरान में भी मेंशन्ड है, कि महिलाएं अगर अपने खास करके अपने बाल को बाहर प्रदर्शित ना करें सार्वजनिक स्थान पर, तो वो उनकी इज्जत और अहमियत के लिए बहुत आवश्यक है। इस चीज को लेकर आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है कि हिजाब पहनना जरूरी है। इसका एक यूं कहें कि एक कुप्रथा के तौर पर यह माना गया कि अगर महिलाओं के बाल सामने दिखाई देते रहेंगे, खास करके उनके सर के बाल,
तो ऐसे में पुरुष आकर्षित हो जाते हैं और उनके मन में कुलसित विचार आते हैं। यह शरिया के हिसाब से बात कही जाती है, लेकिन इसका कोई तथ्य अभी तक कुरान में नहीं मिला है और ऐसी कोई बात कुरान में कहीं लिखी नहीं गई है। कुरान में हर जगह सिर्फ एक बात का जिक्र है और वो ये है कि महिलाओं को सही जगह पर सही और एप्रोप्रिएट क्लोथिंग पहनना चाहिए। यही बात है, मोटी बात यह है। एप्रोप्रिएट क्लोथिंग आप किसको कहेंगे, यह इंटरप्रिटेशन पर निर्भर करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब की शुरुआत धर्म से नहीं बल्कि महिलाओं के अपने आप को सुरक्षित महसूस कराने के हिसाब से हुई है। इसका सबसे पहला इस्तेमाल मेसोपोटामिया सभ्यता से निकलकर आता है, जहां पर महिलाओं ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। उस वक्त मेसोपोटामिया में बहुत तेज धूप हुआ करती थी, धूल बहुत थी और सर को बारिश से बचाने के लिए आमतौर पर लिनन यानी कि सूत का कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था। इसे सर पर इसलिए बांधा जाता था ताकि बहुत तेज गर्मी आपको प्रभावित न कर सके। 13वीं शताब्दी में लिखे गए प्राचीन एरियन लेख में इसका खास करके जिक्र किया गया है, जहां यह कहा गया कि सऊदी अरब में महिलाएं तेज गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जिसको वो अपने सर पर बांधती हैं। यह आमतौर पर चौकोर होता है और इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो इस बात को आप मान लीजिए, हिजाब का धर्म से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। तमाम मुस्लिम मुल्कों में प्रतिबंधों को लेकर बहस छिड़ी हुई है और इसमें एक देश जिसके बारे में सर्वथा चर्चा होती है वो है सऊदी अरब। इस्लाम का मक्का मदीना भी सऊदी अरब में है। यहां पर भी महिलाओं के प्रति कई तरह के कानून पहले थे, लेकिन अब सऊदी अरब में भी बदलाव की बयार है। कई अधिकार हैं जो अब महिलाओं को दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब में 2015 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार पहली बार मिला। 2017 में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया ताकि वो गाड़ी चलाकर खुद अपने आप बाहर कहीं आ जा सकती हैं, किसी तरह का रोक या अवधान नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ महिलाओं को यह इजाजत भी दी गई कि वो बिना किसी पुरुष के घर के बाहर निकल सकती हैं। इसके पहले 2015 के पहले महिलाएं खुद बाहर नहीं निकल सकती थी सऊदी में। इस बड़े पैमाने पर अब सऊदी अरब की आधी आबादी को खुली छूट दी जा रही है। अब इसके साथ साथ सवाल यह खड़ा होता है कि देखिए आप, ईरान में हिजाब को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, 3 दिन से 4 दिन से ईरान जल रहा है। सऊदी अरब में महिलाओं को हर तरह की खुली छूट मिल रही है, फुटबॉल मैच खेल रही हैं, फुटबॉल खेलती हैं, अपने सर पर हिजाब नहीं लगाती और उन्हें किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं है, हर किसी की स्वेच्छा पर है। लेकिन जैसे ही हम हिंदुस्तान में आ जाते हैं, देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है आजकल। ऐसा लग रहा है जैसे कि हिजाब के मामले पर पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। कर्नाटक में उडुपी में यह विवाद शुरू हुआ। यह पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सर्वोच्च अदालत ने 8वीं बार इसकी सुनवाई कर ली है कल, और सुनवाई के दौरान भारत ने भी ईरान के जो हिजाब खिलाफ प्रदर्शन है उस पर खूब चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट में कल कर्नाटक सरकार की ओर से पेश हुए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो कहा वो दीगर है। तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे इस्लामिक देश हैं जहां हिजाब का जबरदस्त विरोध हो रहा है और महिलाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि बताइए ऐसे कौन से देश हैं जहां पर विरोध हो रहा है। तुषार मेहता ने ईरान का हवाला देते हुए कहा कि ईरान में प्रदर्शन हो रहा है, इससे साबित होता है कि हिजाब पहनना इस्लाम में धर्म के हिसाब से अनिवार्य नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि किसी वेधशाला या पाठशाला में कोई धोती पहन सकता है, लेकिन सेकुलर शिक्षण संस्थानों में धार्मिक पहचान वाली ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वहां पर यूनिफॉर्म है। कल को उन्होंने कहा कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया तिलक पर पाबंदी लगा दे तो यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई साबित न कर दे कि तिलक लगाना धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। तिलक के मामले में कहा जा सकता है कि धार्मिक तौर पर यह अनिवार्य नहीं है। यही बात, यही दलील हिजाब पर रखी जा रही है। धर्म के आधार पर, इस्लाम के आधार पर, खास करके कुरान के आधार पर यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि महिलाओं को अपना सर हिजाब से ढकना चाहिए या उनको बुर्का पहनना चाहिए। ये दोनों शब्द कुरान में कहीं नहीं है। ये प्रथाएं हैं, प्रचलित प्रथाएं हैं, जिन्हें अब तथाकथित तौर पर धार्मिक रंग दे दिया गया है। क्या इसके आधार पर कॉलेजों और स्कूलों में बच्चियों के पहनावे को बदलने की आवश्यकता है?
इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई में कॉलेज के भीतर हिजाब पहनने देने की इजाजत मांग रही मुस्लिम छात्राओं और कर्नाटक की सरकार पार्टी है। कर्नाटक की सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि भारत में पीएफआई एक ऐसी संस्था है जिसने जानबूझकर हिजाब का यह पूरा बखेड़ा खड़ा किया है। तुषार मेहता का कहना है कि हिजाब बैन के खिलाफ जिन छात्राओं ने याचिका दायर की है वो पीएफआई के उकसावे में या पीएफआई के सदस्य होने की वजह से हिजाब पर अपनी बात सामने रख रहे हैं। 2022 में पीएफआई ने सोशल मीडिया पर एक पूरा कैंपेन चलाया था। पीएफआई केरल का एक संस्थान है जिस पर कई तरह के आरोप हैं, आतंकवाद से लेकर कट्टरवाद फैलाने तक के आरोप हैं इसके ऊपर। पीएफआई का यह मकसद था इस पूरे हिजाब कैंपेन को चलाने का कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर उपद्रव जैसी स्थिति को तैनात किया जाए। जो छात्राएं इसका विरोध कर रही हैं वो पीएफआई के कहने पर यह सब कुछ कर रही हैं, और जिन छात्राओं ने इसका विरोध किया वो पीएफआई की सदस्य रही हैं। इसके बाद तुषार मेहता ने यह भी कहा कि ओडीपी के जिस कॉलेज में पीयूसी से लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है उसने 2013 में ड्रेस कोड तय किया था। गौर कीजिएगा इस पर, 2013 में ड्रेस कोड तय किया गया जिसमें हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई थी। 2013 से लेकर तमाम सालों तक सभी छात्रों ने इसका पालन किया। 2021 में जब सब स्कूल कॉलेज आ रहे थे उस वक्त भी यह चलता रहा। 2022 में एक कैंपेन चलाया गया पीएफआई के द्वारा जिसमें यह कहा गया कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए, और यह कैंपेन किसने चलाया? कैंपेन चलाया पीएफआई ने। जब यह कैंपेन चला उसके बाद कुछ लड़कियां, 6 लड़कियां खास करके हिजाब पहनकर स्कूल जाने की जिद करने लगी, कॉलेज जाने की जिद करने लगी और बाहर बैठकर प्रदर्शन करने लगी, यह कहते हुए कि हम यूनिफॉर्म पहने तो पहने लेकिन हम हिजाब पहन के जाएंगे क्योंकि हमारे धर्म का हिस्सा है। इसके विरोध में कुछ हिंदू छात्रों ने भगवा गमछे डाल दिए और अंततः इस पूरे मामले पर कांग्रेस को कहना पड़ा कि हम अपने ड्रेस कोड को नहीं चेंज कर सकते, और कोर्ट का यह मानना है कि संस्थान जो तय करता है ड्रेस कोड उसे पहनने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो संस्थान में या तो काम करता है या फिर वहां पढ़ने जा रहा होता है। जरा सोचिए इस बात को, गौर कीजिएगा और प्लीज सोचिए। पूरे ईरान में हिजाब को लेकर विरोध चल रहा है। विरोध में महिलाएं अपने बाल तक काट रही हैं। उन महिलाओं का विरोध इतना बड़ा है कि पूरा ईरान जल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में एक छोटा सा वर्ग अल्पसंख्यकों के बीच में ऐसा है जो हिजाब के मामले पर पूरे देश को गिरवी रखना चाहता है। क्या इसे होने दिया जाना चाहिए? क्या हिजाब देश के लिए अहमियत रखता है या विकास अहमियत रखता है? जिस चीज को तमाम इस्लामिक देश छोड़ने को तैयार हैं उसे हिंदुस्तान के मुसलमान क्यों पकड़ना चाहते हैं? यह बड़ा सवाल है जो हम आपके लिए छोड़े जाना चाहते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसकी वजह से कई हिंदुस्तानियों का खून खौल रहा है, क्योंकि बहाना तो खेल का है लेकिन हिंदू को नुकसान पहुंचाना है, यह है पाकिस्तान का मकसद। और इसी पर हमारी ये पेशकश। इंग्लैंड के लैनचेस्टर में अभी हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो विवाद चल रहा था, जो कि क्रिकेट के मैच से शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, वो विवाद थमा नहीं तब तक कि ब्रिटेन के एक और दूसरे शहर में एक ऐसा मामला गरमाया है जिसकी वजह से अब ये सोचने को भारतीय मजबूर हो रहे हैं कि जानबूझकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वेस्ट मिडलसेक्स के स्मिथविक में दुर्गा भवन हिंदू मंदिर को मुसलमानों की तरफ से निशाना बनाया गया है। देखिए, मंदिर के बाहर तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा अचानक से हो जाती है। जबरदस्त हंगामा मचाया जाता है। प्रदर्शनकारी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। एक सुनियोजित प्रदर्शन कैसे किया जाता है जरा देखिए, पहले तस्वीरें देखिए फिर इस पर चर्चा करते हैं। ये अल्लाह अकबर के नारे जो आप देख रहे हैं ये एक हिंदू मंदिर के सामने लगाए जा रहे हैं और इसका सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को डराना, धमकाना, चेताना। हालात इतने बेकाबू हुए कि इस पूरे हालात को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ आमदा प्रदर्शनकारी जो सिरफिरे थे वो मंदिर की दीवार पर चढ़ बैठे और मंदिर की तरफ अश्लील हरकतें भी करते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उन्हें उन जगहों से हटाया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार
ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों, हिंदुओं और हिंदू देवी देवताओं के पूज्य स्थल मंदिरों पर इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं? क्यों विरोध प्रदर्शन के नारे आज ब्रिटेन में गूंज रहे हैं वहां पर जहां पर मंदिर हैं? क्या हिंदू ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये मुसलमान कौन हैं? ये दरअसल वो लोग हैं जो अपराजक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो बाहर निकलकर मुसलमान होने का स्वांग रचते हुए हिंदुओं के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो किसके इशारे पर रहा है? ये सब कुछ पाकिस्तान मूल के लोग कर रहे हैं जो ब्रिटेन में रह रहे हैं। ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तान मूल के लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ साथ हिंदू और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान की नापाक करतूत अब विदेश में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। लंदन के क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की विदाई की भीड़ को देखने के साथ साथ दुनिया जहां यहां पर पहुंची थी, वहीं लंदन के एक दूसरे शहर में जबरदस्त शोर शराबा मचा हुआ था, जहां पर इस शोर शराबे का सिर्फ एक मकसद था, हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथी सोच को आगे बढ़ाना। लंदन के लिस्टरशायर शहर में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने तमाम सीमाओं और हदों को लांघते हुए हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया है। 25 से ज्यादा ऐसे लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है लंदन की पुलिस के द्वारा, लेकिन अभी तक शांति बहाल नहीं हो पाई है। यह रिपोर्ट आपको झकझोरेगी भीतर तक। देखिए भारत के हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ भारतीय मूल के लोगों के साथ पाकिस्तानी मूल के लोग क्या कर रहे हैं ब्रिटेन में। इंग्लैंड का लिसेस्टर शहर सुलग रहा है। यहां सनातन पर सीरियल अटैक की साजिश हो रही है। भारत को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले, मानवाधिकार का बोल वचन करने वाले मुल्क बचते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लंदन के लिसेस्टर शहर में हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं दिख रहा है। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भीड़ ने मंदिरों को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी मुसलमानों की भगवा से नफरत की तस्वीर देखिए। किस तरह से पाकिस्तानी भगवा के नजदीक पहुंचता है और उसे उखाड़ देता है। इन पाकिस्तानी मुसलमानों ने न सिर्फ हिंदुओं के झंडे उखाड़ दिए, बल्कि उसमें आग भी लगा दी। इधर भगवा झंडा धू-धू कर जलता रहा और उधर पाकिस्तानियों का हुजूम तालियां पीट रहा था। लिसेस्टर शहर में न सिर्फ पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मंदिरों को निशाना बनाया, बल्कि हिंदुओं पर भी हमले किए। लाठी डंडों से लैस होकर इस हुजूम ने हिंदुओं की कॉलोनी पर हमला भी बोला। यहां रहने वाले लोगों पर कांच की बोतलें फेंकी गईं। यहां तक कि हिंदू समुदाय के लोगों की गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। गाड़ियां पलट दी और जमकर तोड़फोड़ मचाई गई। इस पूरे विवाद की शुरुआत 28 अगस्त को तब हुई जब एशिया क्रिकेट कप मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान की हार हुई। इस हार को लिसेस्टर में रहने वाले पाकिस्तानी पचा नहीं पाए और गुस्सा हिंदू समुदाय पर उतारना शुरू कर दिया। बौखलाए पाकिस्तानियों ने हिंदुओं और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले छुटपुट हमले होते रहे, जिसने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया, और अब इन पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मंदिरों को निशाना बनाया, भगवा ध्वज को फूंक डाला। पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस कदर बेलगाम थे कि जब ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन पर भी हमला कर दिया। ऐसा लगता है कि आतंक परस्त पाकिस्तान के ये कट्टरपंथी कहीं भी रहें, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते। हालांकि अब ब्रिटिश पुलिस ने इन हमलावरों पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और अब तक 47 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन सवाल है कि दुनिया हिंदुओं पर होते इन हमलों को चुपचाप क्यों देख रही है। हर बात पर सवालात करने वाले भी अब शांत हैं। जब 7 समंदर पार सनातन पर सीरियल हमलों की ये नापाक साजिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट,
भारत 24। ब्रिटेन में लगातार भारत विरोधी आंदोलन को हवा दी जा रही है और खास करके हिंदी देवी देवताओं और उसके साथ साथ हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक व्यवहार किया जा रहा है। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? अल्पसंख्यक या यूं कहें कि मुस्लिम समुदाय के एक बहुत ही छोटे से हिस्से के लोग, जिन्हें बड़े पैमाने पर हम असामाजिक तत्व कह सकते हैं। अब इस पूरे मामले की वजह क्या है? सवाल ये उठता है कि आखिरकार ब्रिटेन में हिंदुओं को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? जानबूझकर हिंदुओं को क्यों परेशान करने की कोशिश की जा रही है? इसकी शुरुआत हुई भारत और पाकिस्तान के बीच की मैच की। 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से हराया। भारत की जीत से पाकिस्तान के नागरिक और पाकिस्तान मूल के नागरिक जो रह रहे थे ब्रिटेन में, वो बौखला गए। ब्रिटेन में पाकिस्तान के कट्टरपंथी गैंग एक्टिव हो गए और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने मंदिरों पर हमला शुरू कर दिया, हिंदुओं पर हमला शुरू कर दिया, उनके गाड़ी और उनके तमाम घरों को पत्थरों का निशाना बनाया। लेस्टेस्टर के में लाठी और डंडे से हिंदुओं के ऊपर हमले किए गए। कई जगहों पर उन्हें बुरे तरीके से पीटा गया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं की संपत्ति का नुकसान भी हुआ, जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन ब्रिटेन में एक के बाद एक जब हमले हो रहे थे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? दरअसल इसे आप एक सोची समझी रणनीति के तहत किए गए एक कृत्य को देख सकते हैं। खेल की आड़ में जानबूझकर ब्रिटेन में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कट्टरपंथी मुसलमान जानबूझकर हिंदुओं पर हमला कर हिंदू मंदिरों को तोड़कर यह साबित करना चाहते हैं कि हिंदुओं का स्थान अब ब्रिटेन में नहीं है। और यह सिर्फ ब्रिटेन तक बात सीमित नहीं है, दरअसल इसे वो हिंदुस्तान तक लेकर आना चाहते हैं, दुनिया भर को एक संदेश देना चाहते हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम कट्टरपंथी पहले लेस्टेस्टर में और फिर स्मिथविक में मंदिर पर हमला करते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि ब्रिटेन में मुस्लिम की आबादी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसमें से पाकिस्तान से आए मुसलमानों की आबादी बड़े पैमाने पर है। बहुत ही कट्टर और संकीर्ण सोच के ये लोग हैं जो जानबूझकर पाकिस्तान के एजेंडे को यूके में यानी कि ब्रिटेन में आगे बढ़ाना चाहते हैं। आबादी का अनुपात क्या है, जरा ये देखिए, इससे आप समझ जाएंगे कि ब्रिटेन में आजकल क्या चल रहा है। ब्रिटेन की कुल आबादी तकरीबन 6.3 करोड़ है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 1.5% है। सिखों की आबादी पूरे ब्रिटेन में 0.8% है। और जब आप मुस्लिम आबादी की बात करते हैं तो मुसलमान जो कि अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उनकी आबादी 4.8% है। यानी कि बड़े पैमाने पर अब मुसलमानों की आबादी वहां बढ़ती चली जा रही है और यह आबादी अब हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार कर रही है। हिंदू दलों का कहना है कि हिंदू आबादी वाले इलाकों में जानबूझकर मुसलमान सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। इससे पहले भी कई मुद्दे आ चुके हैं, कई मौके आ चुके हैं जहां हिंदुओं को निशाना बनाया जाता है, हिंदू महिलाओं को छेड़ा जाता है। जब ये हमले होते हैं तो मीडिया में ये सुर्खियां न बन पाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। बार बार पाकिस्तान के आए स्थानीय कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला करते हैं, उनकी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, मंदिरों की तोड़फोड़ करते हैं। यह हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका है, यह साथ साथ हो रहा है। और इसके पहले पाकिस्तान ने ब्रिटेन में खालिस्तान मूवमेंट को बड़े पैमाने पर हवा देने की कोशिश की। यह भी पाकिस्तान का प्रायोजित मूवमेंट है, क्योंकि खालिस्तान को कोई अस्तित्व है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान इसे गरमाए रखना चाहता है ताकि हिंदुस्तान के लिए एक नासूर पैदा हो सके। पाकिस्तान खेल की आड़ में माहौल बिगाड़ता है और उसके साथ साथ ब्रिटेन में अब खालिस्तान के नाम पर पूरे माहौल को खराब करना चाहता है। ब्रिटेन में खालिस्तानियों के नारे को बुलंद किया जा रहा है। कई ऐसे संगठन हैं जैसे फ्रीडम फॉर सिख जस्टिस और इस तरह के तमाम संगठन, जो कि दरअसल आतंकवादी संगठन हैं। इन संगठनों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के लिए कहने पर ब्लैक डे का आह्वान किया। जब पूरा इनका कार्यक्रम फ्लॉप साबित हुआ तो ब्रिटेन की सरकार इनको नहीं रोक पाई। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तानी वहां पर पहुंचे और इन्होंने तथाकथित तौर पर इन खालिस्तान समर्थकों को उनकी जगह दिखाई थी। खालिस्तानी या खालिस्तान समर्थन सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा, यह दरअसल दूसरे देशों में भी बड़े पैमाने पर है। आजकल कनाडा बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। कनाडा के टोरंटो में खालिस्तानियों ने या खालिस्तान समर्थकों ने स्वामी नारायण मंदिर पर हमला किया। वहां पर मंदिर को खंडित करने की कोशिश की, मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखे ताकि पूरे देश भर में खालिस्तान का मामला बुलंद हो सके। ये सिख नहीं कर रहे, ये सिख नहीं है।
ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के पैसे पर पल पोस रहे हैं, जो खालिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर जाकर हमले कर रहे हैं और जानबूझकर उन्हें खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा में भी हिंदू संगठनों ने अधिकारियों से अपील की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। आइए अब आपको दिखाते हैं कि दुनिया के किस किस इलाके में हिंदुओं के खिलाफ नफरत की साजिश पाकिस्तान रच रहा है। टोरंटो हमने आपको दिखाया जहां पर यह बड़ी साजिश रची जा रही है। 15 जनवरी 2022 को कनाडा के हनुमान मंदिर पर तोड़फोड़ की गई। 25 जनवरी 2022 को कनाडा के ब्रैंडहम्पटन में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 30 जनवरी 2022 को कनाडा के मिशिगॉग में हिंदू हेरिटेज सेंटर पर तोड़फोड़ की गई। जनवरी 2019 में अमेरिका के केंटकी में मंदिर में तोड़फोड़ की गई। 2015 अप्रैल में अमेरिका के नॉर्थ टेक्सास में एक मंदिर की दीवार पर आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई गई। प्रदर्शन करने के बाद इस पेंटिंग को हटाया गया। मार्च 2011 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में प्राचीन मंदिर पर गोलीबारी की गई। यहां पर भी पाकिस्तान प्रायोजित लोग बड़े पैमाने पर सब कुछ कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर रहा है और हिंदुओं तक वायलेंस और हिंसा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान लगातार 1947 के बाद से एक के बाद एक मंदिरों को खंडित करता चला जा रहा है। देखिए आप कैसे पूरी स्थिति है। जुलाई 2022 में पाकिस्तान के रहीम यार खान में गणेश मंदिर में तोड़फोड़ कर दी जाती है, मंदिर को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जाती है। इसी साल के जून में पाकिस्तान के कराची में मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं, पुजारी पर हमला होता है। हिंदू अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, 1% से भी कम आबादी रह गई है हिंदुओं की पाकिस्तान में, लेकिन वहां क्या स्थिति है देखिए आपको। पाकिस्तान के ही समर्थित आतंकी संगठन जो बांग्लादेश में सक्रिय हैं, मार्च 2022 में बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में नवरात्रि के दौरान दुर्गा पूजा पंडाल पर हमले किए जाते हैं, जो कि कभी नहीं होता था। बांग्लादेश में नवरात्र के दौरान जो दुर्गा पूजा होती है उसे बहुत खुशी से मनाया जाता है, लेकिन चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जहां जहां पाकिस्तानी मूल या पाकिस्तानी समुदाय के लोग हैं, वो हिंदू और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। हमें चेत कर इसका मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। यह बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जो कि आज भारत के सर को ऊंचा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की गूंज पूरी दुनिया भर में। संयुक्त राष्ट्र की जो सभा है, UNGA जनरल असेंबली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संदेश पर यहां जबरदस्त चर्चा चल रही है। कोविड 2019 के दौर के बाद 2 साल के बाद दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के इस प्लेटफॉर्म पर हैं। बातचीत हो रही है, तरह तरह की दलीलें हो रही हैं। दुनिया के 3 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सभा में सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, यहां नहीं शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें शामिल हो रहे हैं। जो बाइडेन को अपना पहला भाषण देना था, लेकिन वो क्वीन एलिजाबेथ II के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन चले गए। लिहाजा ब्राजील के बाद उनका भाषण अब 21 सितंबर को होगा, यानी कि बुधवार को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जनरल असेंबली का हिस्सा जरूर हैं और वो बाढ़ की तबाही को लेकर पूरी दुनिया से मदद की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे और क्लाइमेट चेंज का जिक्र करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र के इस मंच का इस्तेमाल कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए करेंगे, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान के हर प्रधानमंत्री का सिर्फ एक ही मकसद होता है, संयुक्त राष्ट्र के मंच का इस्तेमाल कर कश्मीर के नाम पर आंसू बहाना। ऐसे में एस जयशंकर विदेश मंत्री भारत के, उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 सितंबर को अपना भाषण देने की तैयारी की है और ऐसा नहीं है कि उस भाषण में जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान पर हमला होगा। लेकिन इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में भारत की गूंज रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के महापटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चर्चा जो हुई वो अपने आप में गौर करने की है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सही संदेश दिया है। यह वक्त पूरी दुनिया में युद्ध का नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही कहते हैं कि अब पश्चिम देश को बदलना पड़ेगा। अब यह मामला पश्चिमी देश वर्सेस पूर्वी देश नहीं हो सकता। पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा। सभी चुनौतियों को मिलकर आगे बढ़कर उसका सामना करना पड़ेगा। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. It is not for revenge against the West or for opposing the West against the East. It is the time for a collective time for our sovereign equal states to cope together with challenges we face. This is why there's an urgent need to develop a new contract between the North and the South, a effective contract which is respectful for food, for biodiversity, for education. अब आपको बता दें इसका संक्षेप में आखिरकार परिदृश्य क्या है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जब एससीओ की बैठक चल रही थी, उस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। इस द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से यह कहा कि यह मौका युद्ध का नहीं है, यह समय युद्ध का नहीं है, शांति के साथ आगे बढ़ने का यह मौका है। सभी मुद्दों पर शांति से चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने जो शब्द कहे, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया भर में है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध आज भी जारी है और कई यूरोपीय देश अब रूस पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में भारत इकलौता ऐसा देश है जो अपनी कूटनीति की वजह से दोनों पक्षों के बीच में शांति स्थापित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की यही टिप्पणी आज फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त राष्ट्र की महासभा के पटल पर दोहराई गई। आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें आज पूरी दुनिया कितनी गंभीरता से ले रही है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा पर आज कुछ और हुआ। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने आज जो बात कही, जो शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बड़ा ही अलग था। आमतौर पर तो कश्मीर का जिक्र संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि पाकिस्तान के हक में और हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई जाए, लेकिन आज टर्की का रुख भी बदला हुआ है। कश्मीर में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाया जाए, इसकी उम्मीद एर्दोगान कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि अब लीग से हटकर कश्मीर की समस्या का समाधान होना चाहिए, एक नई रणनीति का इजाद होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और कश्मीर को पूरे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। ऐसी पैरोकारी इसके पहले टर्की नहीं कर रहा था। इसके पहले टर्की का यह कहना था कि कश्मीर भारत के द्वारा सताया गया एक प्रांत है जिसे किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए। जरा सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात और टर्की के सुर गए बदल सीधे रातों रात।